नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है दूसरी माँ। गरिमा के घर में सब खुशी से रह रहे थे। अचानक माँ की मृत्यु के बाद गरिमा ही प्रीति का सबसे बड़ा सहारा थी। प्रीति को क्या करना है यह गरिमा ही तय करती थी। वही तय करती थी कि प्रीति को क्या पहनना है और किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर था। माँ की मौत के बाद गरिमा ने माँ की तरह प्रीति को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालती थी। गरिमा तो अनुराग का भी उसी तरह ख्याल रखती थी, पर अनुराग उम्र में मात्र उससे 3 साल छोटा था, इसलिए वह गरिमा को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी प्रीति तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में खूब पटती थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सके उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां निश्चित रूप से गरिमा का राज चलता था। अनुराग कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। प्रीति की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए गरिमा को बहुत प्यारी लगती थी। यह बात वह कह भी देती थी। प्रीति की अपनी कोई इच्छा अनिच्छा होगी, गरिमा को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। अगर मनोहर को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी मनोहर की माँ थी, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए मनोहर का दूसरी शादी करना जरूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी। उस महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते। उसके कहने से पहले ही मनोहर ने माँ की ओर इशारा करके कहा, निर्मला, यह मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही निर्मला के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह बिना कुछ कहे रह न सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक नहीं ली। चर्चा की होती तो 2-4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या जरूरत है माँ, मनोहर ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था ना, क्या फर्क पड़ता है, मनोहर ने उसी तरह लापरवाही से कहा। नोटिस तो पहले ही दे दी थी, आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। निर्मला का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है, एक भाई है, वह विदेश में रहता है, रात को फोन करके बता देंगे। बेटा गरिमा, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए यह गरिमा तुरंत तय नहीं कर सकी, इसलिए उस समय मनोहर की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास न हुआ हो। अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से पूछा, माँ, किसी का फोन या डाकवाक तो नहीं आया? कोई मिलने जुलने वाला तो नहीं आया? निर्मला जरा भी नर्वस नहीं थी। मनोहर ने जब उससे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब निर्मला उसकी निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने मनोहर से शादी करने के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी मनोहर ने उससे कुछ नहीं छिपाया था। उसने पहले ही अपने बच्चे और माँ के बारे में बता दिया था, पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच। चलो, गरिमा ने बेरुखी से कहा। निर्मला उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिसेप्शन पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहाँ कुछ ऐसा भी नहीं था। मनोहर निश्चिंत होकर अखबार पढ़ने लगा था। यही वह 16-17 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह
एक अनचाहे मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर गरिमा ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं? निर्मला ने कहा, आप जानो, आपका सामान कहाँ है? गरिमा ने पूछा। बाद में ले आऊंगी, अभी तो ऐसे ही। खैर आप जानो, यह कहकर गरिमा चली गई। पूरा घर अंधकार से घिर गया तो गरिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, अनुराग तू जाग रहा है? हाँ, अनुराग ने कहा। दीदी अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, गरिमा ने कहा। कहाँ? पर प्रीति तो अभी बहुत छोटी है, यह बेचारी तो कुछ समझी भी नहीं। सब समझ रही हूँ, प्रीति ने धीरे से कहा। अरे तू जाग गई? हैरानी से गरिमा ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, प्रीति ने कहा और उठकर गरिमा के पास आ गई। गरिमा उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। दबी आवाज में उसने कहा, प्रीति तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ क्यों? देख वह जो आई है ना, उसे मम्मी नहीं कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं, गरिमा ने कहा। क्यों? प्रीति ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़ी है, वह कोई अच्छी औरत नहीं है, वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मारकर घर से भगा देते हैं, अनुराग ने कहा। अनुराग तुझे अक्ल है या नहीं? अगर हम उसे मारेंगे तो पापा हमसे बात नहीं करेंगे। भले न बात करें, पर हम उसे मारेंगे। ऐसा नहीं कहते अनुराग, पापा उसे ब्याह कर लाए हैं तो फिर क्या करें? अनुराग ने कहा। मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे भी, प्रीति ने कहा। मुझे भी अच्छी नहीं लगती। बस तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी? अनुराग और प्रीति ने एक साथ पूछा। हाँ तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं, न ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं है। समझ गए ना? हाँ समझ गए, अनुराग और प्रीति ने एक साथ कहा। पर दादी माँ कहेंगे कि उसे बुलाओ तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों ले आए? मासूम प्रीति ने पूछा। पता नहीं, गरिमा ने लापरवाही से कहा। दीदी एक बात कहूँ, मुझे तो अब पापा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे भी, अनुराग ने कहा। अनुराग ने यह बात कही जरूर, पर उसे पापा अच्छे लगते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। पर दोनों बहनें कह रही थी, इसलिए उसने भी कह दिया। इतना ही नहीं, उसने आगे भी कहा, दीदी अब यहाँ रहने का मन नहीं होता, फिर भी रहना तो पड़ेगा ही। चलो अब सो जाओ। मैं तुम्हारे पास सो जाऊं दीदी? प्रीति ने पूछा। लात तो नहीं मारेगी? नहीं मारूंगी, यह कहकर वह गरिमा का हाथ पकड़कर क्षण भर में सो गई। गरिमा को प्रीति का इस तरह सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी है, फिर भी यह इस तरह निश्चिंत होकर सो गई। कुछ भी हो, 16-17 साल की एक लड़की पूरी रात तो जाग नहीं सकती थी। वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया। उसने प्रीति को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना, उससे बात नहीं करना। प्रीति ने कहा, किससे? अरे वही जिसे पापा लेकर आए हैं, नई मम्मी। भूल गई क्या? दीदी उसका नाम क्या है? निर्मला। पर हमें उसके नाम का क्या करना है? हमें उससे बात नहीं करनी है, बस याद रहेगा ना? गरिमा ने कहा। अरे हाँ, हंसना भी नहीं, ठीक है। इसके बाद गरिमा ने अनुराग को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था और खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था। इसलिए तय था कि वह भी निर्मला से बात नहीं करेगा। विघ्न आया दादी की ओर से।
चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर उसका स्पर्श अनु के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुगुस्सा पैदा करता। उस शाम सागर दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। अनु भी खुश थी। रात में उसने सागर से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चले। इतना कहना था कि वह भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल कर देखो, पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन अनु जिद में सुशांत के साथ फिल्म देखने चली गई। वह तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा, यह भय भी था। सुशांत ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनु के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। अनु की शादी के बाद सुशांत से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और अब नाम न लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता है। भाभी जैसा संबोधन उसने अनु को नहीं दिया था। अनु के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए सुशांत ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुँचे। घर में माँ और सागर चाय पी रहे थे। अनु कमरे में चली गई और सुशांत वहीं बैठ गया, उनकी कड़वाहट दूर करने। जाते हुए अनु ने दोनों की शक्लें देखी, उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। सुशांत ने अवश्य वहाँ का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फायदा। कुछ देर बाद सागर कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी। अनु चुपचाप नाइटी ढूंढ रही थी। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद सागर का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी सागर चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सागर ने अनु की तरफ से जवाब न पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। अनु दर्द से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो मुझे, मारो। झगड़े की आवाज सुनकर घर के लोग दरवाजा खटखटाने लगे थे। सागर उसे लगातार मारे जा रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने सागर के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नजर उस पर उठेगी, सब उसे दोषी की तरह देखेंगे। सागर का गुस्सा पूरी तरह निकलने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई अनु और उसके मन की शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थी। अनु को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वह वैसे ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10:30 बजा रही थी। सागर शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी। बाहर से आवाजें आ रही थी, मटर, गोभी, पालक, फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज उसकी ओर बढ़ी। पैरों के ठीक पास पलंग पर खटका हुआ। अनु, यह क्या हाल बना रखा है। उसकी आंख खुल गई। उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। अनु ने उसकी ओर नहीं देखा। वह अनु के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो यह सब, पागल हो तुम। उसका हाथ पकड़ा, चोटों को सहलाया। आंखें मूंदे मूंदे ही अनु को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही है। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह सुशांत के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत ने जोरों से उसे बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन कौन था, कौन नहीं था। कोई देख लेता तो शायद अब अनु को डर न होता। सुशांत ने उसके माथे को चूम लिया।
तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे बरसों बाद मिले हो। लगा जैसे अनजान सी शक्ति मन और शरीर में आ गई है। सुशांत की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। सुशांत ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देखूं कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें कुछ भी कह सके। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ सुशांत चला गया। वह सुशांत के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास में भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में सुशांत की महक घुली थी। प्रकाश सुशांत कितने एक जैसे हैं, दोनों का नाम। वह सोचने लगी। अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। यह सागर थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रही। फिर जैसे असीम ताकत आ गई हो, उसने पेन उठाया। आत्मविश्वास से कागज पर साइन कर दिए। शायद तलाक के कागज थे। सागर ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही न हुआ हो। अनु भी परेशान हो गई थी। ठीक है, ये रोज रोज की घुटन से। फिर अनु ने सूटकेस उठाया और अलमारी से कपड़े निकाले। एक एक करके सूटकेस में भरती रही। जानती थी सागर की नजरें उस पर ही गड़ी होंगी। सूटकेस उठाया और चुपचाप चल दी। बाहर निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा तो सागर एक झगड़ालू, जिद्दी, चतुराई से अपरिचित खेल में हारे हुए बच्चे की तरह दिख रहा था और वह सुशांत के साथ चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रीति खड़ी थी। उसने हाथ में थामा चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर निर्मला ने प्रीति को खींचकर गोद में बैठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूम कर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो चिंता नहीं है। तभी निर्मला ने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना किया था। सकुचाते हुए प्रीति ने कहा, क्यों? मन का बोझ झटकते हुए निर्मला ने पूछा। दीदी आपसे और पापा से नाराज है। क्यों? निर्मला ने फिर वही दोहराया। पता नहीं, तुम मान गई ना। अब दीदी को भी मैं मना लूंगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ निर्मला ने कहा। निर्मला की आंखों में झांकते हुए प्रीति ने कहा, अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। निर्मला ने प्यार से कहा। अब आप रोओगी तो नहीं? प्रीति ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कोई कैसे रोएगा। छोटे छोटे पग भरती प्रीति चली गई। नन्ही प्रीति को बेवफाई का मतलब भले ही पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ जरूर सा था। उसने बहन से वादा जो किया था कि वह दूसरी माँ से बात नहीं करेंगी, पर निर्मला को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किए वादे को भूलकर दूसरी माँ के आंसू पोंछने पहुंच गई। जाते हुए प्रीति बार बार पलटकर निर्मला को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। सब सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।